हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 2 अगस्त और आज का सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यहाँ से जितने भी आपके सीरीज़ चलने वाले हैं, जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो सारे के सारे आपके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से 100% आपका डेली का एक ना एक क्वेश्चन श्योर है कि फंसेगा। तो प्लीज़ इसको देखते रहिएगा और इसको अंत तक देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। 2-4 क्वेश्चन देखने से बेनिफिट नहीं होगा, तो इसको अंत तक देखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके सीधे उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहीं शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर्स के वहाँ पे क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं हमारे, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, तो प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप वहाँ जा करके उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इससे आपके डबल बेनिफिट है वहाँ पर। बाकी हमारे अदर्स चैनल भी हैं, आप उसको भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं आपके सुविधा अनुसार, जो भी आप जिसकी प्रिपरेशन करते हैं। बाकी जिसने भी अभी तक इंस्टाग्राम हमारा नहीं ज्वाइन किया है, जा करके उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा है। छोटी छोटी चेंजेस लाइए, छोटे छोटे काम करिए। डायरेक्ट नहीं सोच लीजिए कि नहीं अब तो मुझे इतना बड़ा वो करना है। छोटे छोटे, जिसने अभी स्टार्ट की है तो ये ना कर ले कि नहीं मैं पूरा एकदम 15 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे पढ़ने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े टाइम का शेड्यूल बनाइए। 4 घंटे, 3 घंटे, जो भी 4 घंटे भी नहीं बैठ पा रहा है तो 3 घंटे का बना लीजिए, फिर 4 घंटे का बनाइए, 5 घंटे का। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो धीरे धीरे जब आप बढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपका क्या होगा, फिर आप वो बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्ट आप बना लेंगे तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, डिमोटिवेशन आ जाएगी, तो फिर आप उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जो भी करें छोटे छोटे चेंजेस करिए, छोटे छोटे स्टेप्स को उठाइए और फिर एक छलांग मार दीजिए, और वो तो फिर आपको सक्सेस तक पहुँचा ही देगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। किसने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ क्या की है, साझेदारी की है। तो किसने की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की है। किसने की है गाइस, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा किसने किया है। तो चलिए और भी हम लोग आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसके लिए की है, ताकि हम क्या कर सकें, बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ताकि बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या किया है, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या किया है, साझेदारी की है। तो अभी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें इसका एक स्लोगन जारी किया गया। उस स्लोगन का नारा जो है, स्लोगन जो है वो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन ओपन ये इसको अभी क्या किया गया, इसका अनावरण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और पेरिस 2024 में ये तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। पेरिस 2024 में कौन सी बार, तीसरी बार, जो 1924 में पिछले पेरिस खेलों की शताब्दी वर्ष भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रांसीसी राजधानी पेरिस 1900 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का क्या था, मेजबान शहर था। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 खेल जो है ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और क्या कर रहा है, 11 अगस्त तक हो रहा है। और इस खेल में कुल 32 खेलों में भाग लिया जा रहा है, और जिसमें 329 स्पर्धाएं शामिल की गई हैं। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है, क्या नाम है, थॉमस बॉक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना हुई थी 23 जून 1894 पेरिस में हुई थी। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है, किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने की। ये आपको पूरा मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दिया और ये भी आपको दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के मध्य एक्सविनवैक्स
2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। स्टार बना लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या कह रहा है कि 1 से 20 अगस्त तक भारत और किस देश के मध्य एक्सविनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो ये किसके साथ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वियतनाम के साथ। अभी आपको मैप में दिखा दे रहे, कल मैंने बोला था कि आपको ओमान दिखाना है, बट मैं भूल गई थी लास्ट में जाते जाते, बट आज मैं 3-4 लोकेशन एक साथ आपको अभी मैप में दिखा देने वाली हूँ। तो ये कौन सा एक्सविनवैक्स सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, तो वो किस देश में किया जा रहा है, किस देश के साथ भारत कर रहा है? वियतनाम के साथ कर रहा है। और वियतनाम की अगर राजधानी की बात करें तो वो क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास का कौन सा संस्करण है? ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के साथ जो सैनिक अभ्यास एक्सरसाइज किया जा रहा है वो कौन सा संस्करण है? इस बार तीसरा संस्करण है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये 1 से 20 अगस्त तक ये आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है आयोजन, ये भी ध्यान रखना कि आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हरियाणा के चंडी मंदिर में किया जा रहा है। हरियाणा के चंडी मंदिर में ये आयोजन किया जा रहा है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें यह अभ्यास जो है भारत और वियतनाम के बीच क्या करेगा? द्विपक्षीय संबंधों को और भी क्या करेगा? मजबूत करेगा। और भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो 105 इंजीनियर रेजिमेंट के क्या कर रहे हैं? सैनिक इसका क्या कर रहे हैं? इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कल मैंने एक्सरसाइज एक रिवीजन कराया था, मतलब बताया था जो करंट में है, रिवीजन नहीं कराया था, वो करंट का न्यूज़ था। तो क्या भारत और ओमान के बीच एक्सरसाइज कराया गया, एक्सरसाइज आयोजित किया गया है भारत और ओमान के बीच में। वो उसका क्या नाम था? अल नजाह। क्या नाम था उसका? अल नजाह। तो अल नजाह की बात करें तो अल ओमान और भारत के बीच में। और एक्सविनवैक्स, तो यहाँ पे वी से आप पता कर सकते हैं विन किस से है? वियतनाम से है। वियतनाम से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर और कुछ एक्सरसाइज की बात करें, आपका रिवीजन करा दे फटाफट, कि जैसे कि एक्वेरिन एक्सरसाइज किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। शक्ति किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है, किया गया है। सिटमैक्स की बात करें तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच है। अगर बोलते मित्र शक्ति तो भारत और श्रीलंका के बीच है। स्लीनेक्स भी भारत श्रीलंका के मध्य है। सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच है। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत सिंगापुर के बीच है। और जायद तलवार की बात करें तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। डेजर्ट की बात करें तो भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच है। दस्तलिक की बात करें तो भारत उज्बेकिस्तान के बीच है। खंजर की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच है। तो बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं रिवीजन टाइम टू टाइम कराते रहूँगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस? ये मनाया जाता है 1 अगस्त को मनाया जाता है। और हर साल, अभी इसमें क्या हुआ था कि ये 1 अगस्त को क्यों 1 अगस्त को ही मनाते हैं? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 1 अगस्त को 3 तलाक बिल, कौन सा? 3 तलाक बिल, ये क्या किया गया था? 1 अगस्त को 3 तलाक का बिल संसद में इसको क्या मिली थी? संसद में मंजूरी मिली थी। संसद में इसको क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। 3 तलाक बिल 1 अगस्त 2019 को संसद में इसको मंजूरी मिली थी। और इसमें क्या हुआ था? ये जो ट्रिपल तलाक बिल है ये मुस्लिम महिलाओं को तलाक की शर्तों की जो सामाजिक बुराई है उसकी जो बेड़ी थी उससे मुक्त कर दिया। ये 3 तलाक बिल, उससे ये जब पास हो गया, मंजूरी दे दी गई, तो इससे क्या हुआ? उनको मंजूरी मतलब ये क्या हुआ है? उनको एक जो सामाजिक बुराई चल रही थी उसकी बेड़ियों से इनको मुक्त कर दिया गया। और ये कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये सामने लाया गया? शाह बानो बेगम और अन्य बनाम मोहम्मद अहमद खान और शायरा बानो बनाम भारत संघ। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि शाह बानो बेगम और दूसरा जो था शायरा बानो बेगम, इन दोनों
इन दोनों के माध्यम से ही ये केस, इन दोनों के केस में ही ये समाप्त किया गया। ये ट्रिपल तलाक जो था ये इन दोनों के केस में ही इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और शायरा बानो ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 प्रथा जो थी, शायरा बानो ने अपनी कोई जो रिट जारी की थी उसमें जो ये 3 प्रथाएं थी, कौन कौन सी 3 प्रथा? तलाक ए बिद्दत, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ, तलाक ए बिद्दत, तलाक ए बिद्दत, बहुविवाह, निकाह हलाला को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। और इसमें आर्टिकल जो था 14, 15, 21, 25 के उल्लंघन का हवाला देकर के क्या किया था, मामला दर्ज किया था। तो ट्रिपल तलाक कानून ने 3 तलाक को कहने, जो 3 तलाक बोल देते थे तो उनका क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। तो ये बहुत ही असंवैधानिक था, बहुत ही गंदा था। तो इसको क्या किया गया, एक आपराधिक अपराध बना दिया गया, अपराध की श्रेणी में मान दिया गया। और इसमें क्या किया गया कि अपराध की श्रेणी में मान करके इसको क्या कर दिया गया कि इसमें इलीगल घोषित करके इसको 3 साल की सज़ा करार कर दी गई। इसमें अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो अब क्या होगा, उसे 3 साल की क्या की जाएगी, सज़ा दी जाएगी, सज़ा का प्रावधान कर दिया गया। और जब से ये कानून पारित हुआ है, 3 तलाक का जो मामला था उसमें 82% की कमी आई है। तो ये क्वेश्चन, ये जो 82% कमी है, ये आपके मेंस एग्जाम में लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया आंकड़ा कि जब से कानून पारित हुआ 3 तलाक के मामले में 82% की कमी आई है। और किन देशों ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऐसा जो पहला देश है, दुनिया का पहला देश जो है मिस्र है, उसने सबसे पहले इस प्रथा पर क्या किया था, क्या बैन कर दिया था, इसको प्रतिबंध लगा दिया था। और मिस्र के बाद सूडान आते हैं, सूडान है, पाकिस्तान है, मलेशिया, तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पहला याद रखना कि मिस्र है। और भारत ने भी फिलहाल इसको भी क्या कर दिया, संवैधानिक घोषित कर दिया है, लीगल घोषित कर दिया है। और इसमें अपराध घोषित करके इसको 3 साल की सज़ा का प्रावधान इसमें कर दिया है। और 3 तलाक को ध्यान रखिएगा, तलाक उल बिद्दत भी कहते हैं इसको। बोलने पर जो पहले रिश्ता ख़त्म हो जाता था, इसे अब क्या कर दिया गया है, अपराध घोषित कर दिया गया था 1 अगस्त 2019 को। इसीलिए क्या करते हैं, हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉमनवेल्थ, जो कि इससे रिलेटेड एक नोट्स बनाइए, एक पेज में अलग से बनाइए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 करके, और सब लिखिए अभी तक कितना। मैं आज फिर, जैसे मैंने कल रिवीजन करा था, आज मैं फिर से रिवीजन कराने वाली हूँ सारा। और डेली इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तब तक मिलेगा जब तक इसका आयोजन हो रहा है। कब तक हो रहा है, 8 अगस्त तक होगा, तो तब तक ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। और यहाँ से जब तक जितनी भी सीरीज़ होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो किस में जीता है? ये जीता है 71 kg में। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कल बताया था, तो आज भी मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ आपको। पहले ये देख लेते हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है, अब तक जो टोटल था वो 9 पदक जीते जा चुके हैं। कल मैंने 6 बताया था, अब हो गया है 9 पदक। तो धीरे धीरे बढ़ेंगे जब तक ये गेम चलेगा। और जिसमें मीराबाई चानू मैंने बताया था, तो ये सब मैं अभी डिस्कस कर दे रही हूँ। पहले आपको ये ध्यान रखना कि पहले मैं शुरू से बताऊँ कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहली बार आयोजन कब किया गया था? हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। हर 4 साल पर ये आयोजन होता है। 2022 में जो हो रहा है बर्मिंघम यूके में हो रहा है। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चलने वाला है। ध्वजवाहक कौन है? तो हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह मेल श्रेणी में, और फीमेल श्रेणी में पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, ये ध्वजवाहक है। और शुभंकर क्या है? पेरी द बुल इसका शुभंकर है। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स फॉर ऑल है। और इसका इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये 22वां संस्करण है। और इसके पहले कहाँ किया गया था? 2018 में, क्योंकि हर 4 साल पे होता है। तो इसके पहले जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ये मैंने पूरा आपको इसका बेसिक चीज़ बता दिया, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो मेडल जो मैंने कल तक का रिविज़न कराया था, बता दे रही हूँ कि पहला मेडल जो था वो मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की हैं, ये वेट लिफ्टिंग में पाई थी। किस किलोग्राम वर्ग में? 59 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने लिया था, और 201 किलोग्राम का इन्होंने भार उठाया था। और दूसरे नंबर, और गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। सेकंड में आते हैं जेरेमी लाल री नुंगा। तो ये जो जेरेमी लाल रेनुंगा हैं, इन्होंने भी गोल्ड
गोल्ड मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में ही, किस कैटेगरी में? 67 कैटेगरी में, 67 किलोग्राम कैटेगरी में जेरेमी लाल रिनुंगा ने भी इसको जीता था। और तीसरे नंबर पर जो गोल्ड मेडल आया था वो किसकी तरफ से था? अंचिता, ये क्या है? अंचिता शेवली, और इन्होंने कितने? 73 केजी वर्ग में इन्होंने, कैटेगरी वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें और कौन है, ये 3 मैंने बता दिया, 6 और कौन है? तो बिंदिया रानी, जो कि बिंदिया रानी देवी हैं, सिल्वर है, 55 किलोग्राम उसमें कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में जीता है। और गुरुराज पुजारी ब्रॉन्ज मेडल 61 केजी वेट लिफ्टिंग में जीता है। संकेत सागर सिल्वर 55 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में। कल मतलब जो कल तक का था उसमें तो टोटल जितने 6 पदक थे सारे के सारे वेट लिफ्टिंग में आए थे। तो अभी फ़िलहाल जो 3 और मिले हैं तो इसमें एक वेट लिफ्टिंग है, दूसरा दो जो अदर है वो जूडो में मिले हैं। जैसे कि सुशीला देवी ये सिल्वर मेडल पाई हुई हैं, जूडो में पाई हुई हैं। विजय कुमार जो है ब्रॉन्ज मेडल। विजय कुमार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी के वाराणसी से बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाए। तो विजय कुमार जो है ये ब्रॉन्ज मेडल, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। विजय कुमार इंपॉर्टेंट तो सारे हैं वैसे लगभग। विजय कुमार वाराणसी यूपी के हैं, वाराणसी यूपी के, क्लियर। और विजय कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और किस में मिला है? जूडो में मिला है इनको, जूडो में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछ ले हरजिंदर कौर, जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग में इन्हें भी मिला है, 71 किलोग्राम वर्ग में मिला है। और क्या मिला है? ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, सारा मैंने फटाफट आपको रिवीजन करा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हाल ही में द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया है, गन हिल्स कर दिया गया है, गन हिल्स कर दिया गया है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो और भी हम चलते हैं, इसको बहुत ही डीप, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो 26, ये तो आपको पता ही है कि कारगिल का युद्ध जो चल रहा था 1999 में, कारगिल युद्ध भारतीय, तो इसमें क्या ये क्यों मनाया, ये मतलब क्यों किया गया? तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और जो ऑपरेशन विजय था उसमें सैनिकों ने के जो बलिदान गए थे तो उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में .5140 को गन हिल नाम दे दिया गया है, बदल दिया गया है। तो क्या हुआ था कि अब इसको बहुत डीपली हम लोग समझते हैं कि कारगिल में जो युद्ध हुआ था 1999 में, तो उसको ऑपरेशन विजय के थ्रू पाकिस्तानी सेना थी, पाकिस्तानी अपराधी जो थे, आतंकवादी जो थे, उनको हराने के लिए ऑपरेशन विजय का संचालन किया गया था। ऑपरेशन विजय आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन विजय किसके उसमें आया था? जो 1999 में चला हुआ था, ठीक है, कारगिल में जो युद्ध चला था, तो इसको हराने के लिए संचालित किया गया था ऑपरेशन विजय। और यहाँ पर जो पाकिस्तान और ये जो द्रास में .510 है, ये एक लोकेशन है, एक स्थान है, लोकेशन है। ये द्रास में .510 ये लोकेशन है। और इसी लोकेशन पर पाकिस्तान क्या था? पाकिस्तान बैठा था। इसी लोकेशन पर पाकिस्तान क्या था? बैठा हुआ था। जिसे हटाने के लिए एक मिनट इसको हटा दूँ पूरा, एक मिनट। ये जो द्रास में .510 ये लोकेशन था, लोकेशन, तो इस पे जो था ये पाकिस्तान इसी लोकेशन पर जाकर कब्जा करके बैठा हुआ था। और इसी कब्जे को हटाने के लिए इस कब्जे पर जो ये बैठा था घेर करके, इसको हटाने के लिए कमान सौंपी गई, हटाने के लिए कमान सौंपी गई। किसको कमान सौंपी गई? योगेश कुमार जोशी को उस समय सौंपी गई थी। योगेश कुमार जोशी को वो कमान सौंपी गई। और योगेश कुमार जोशी को जो कमान सौंपी गई, और इसमें क्या किया गया? बनाया गया, क्या बनाया गया? इन्होंने बनाया ब्रावो कंपनी, एक मिनट, ब्रावो कंपनी बनाई और एक डेल्टा कंपनी बनाई। और इस डेल्टा कंपनी का जो नेतृत्व किया वो किया था, कौन किया था नेतृत्व? इस डेल्टा कंपनी का नेतृत्व विक्रम बत्रा ने किया था। विक्रम बत्रा, जिस पर मूवी भी आई है, तो ये चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नेतृत्व किसने किया? डेल्टा कंपनी का विक्रम बत्रा ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को मतलब इस कमान को दिया गया था योगेश कुमार जोशी को, जिन्होंने क्या किया?
ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये जब उन पाकिस्तान सैनिकों के साथ 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जीत की घोषणा हुई थी और इसी के बाद जो ऑपरेशन विजय था वो सफल हो गया था। तो पॉइंट 510 क्या था, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 5140 जो था ये दुश्मन ने क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया था। बहुत ऊँची चौकी थी तो इस पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस डेल्टा कंपनी का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और उन्होंने पॉइंट 510 पर दुश्मन के ठिकानों पर इन्होंने क्या किया, विक्रम बत्रा ने इस पर क्या किया, उन्होंने हमला किया। और फिर क्या किए, आमने सामने की लड़ाई में मतलब ये इनको गोली लग गई थी, एक गोली लग गई थी, फिर भी ये क्या किए, वहाँ तक जा करके 3-4-5 लोगों को मार करके और अपना मतलब जो भी था जीत गए इन्होंने। तो इस बार क्या होता है, और जब भयंकर लड़ाई के बाद क्या होता है, पॉइंट 5140 जो था, मतलब ये जो लोकेशन था, इसको 20 जून को अंततः कब्जा कर लिया जाता है। हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा इसको कब्जा कर लिया जाता है, तो मतलब हरा दिया जाता है और ऑपरेशन विजय जो था वो सफल हो जाता है। तो अभी क्या किया गया है, इसका नाम बदल करके गन हिल्स कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, ताकि जो सर्वोच्च बलिदान दिया गया सैनिकों का, उनको श्रद्धांजलि दी जा सके, तो इसलिए इसका नाम गन हिल्स के नाम से कर दिया गया। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखिका हैं मिशेल ओबामा। कौन है, मिशेल ओबामा। तो ये जो तनावपूर्ण विश्व है उसके तनाव को कम करने पर ये जो बुक है वो काम करेगी। तनावपूर्ण विश्व के तनाव को कम करने पर ये काम करेगी और ये इनके अनुभव पर आधारित पुस्तक है। अनुभव पर आधारित पुस्तक है, अनुभव पर आधारित ये पुस्तक है। और क्या है, द लाइट वी कैरी। और भी कुछ पुस्तक है जैसे कि नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये किसका है, विनोद रॉय का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैक मोहन लाइन पुस्तक, जो कि अभी हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो इसकी जो पुस्तक, ये किसके लेखक हैं, मतलब मैक मोहन लाइन पुस्तक के लेखक कौन है, जे सिंह है, जो अभी लॉन्च की गई थी। अष्टांग योग पुस्तक है ये, अष्टांग योग पुस्तक, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मैक मोहन लाइन पुस्तक का लॉन्च उन्होंने नहीं किया बल्कि हिमाचल प्रदेश के किया था। बल्कि अष्टांग योग जो पुस्तक है इसका जो मतलब क्या नाम है, लॉन्च है, ये हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था। और अष्टांग योग जो पुस्तक है उसकी जो लेखिका है वो कौन है, फोगाट है, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जो रेत की समाधि है, रेत की समाधि, तो इसको गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। और गीतांजलि श्री को भी इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिकमिंग पुस्तक किसकी लेखिका कौन है, यही मिशेल ओबामा है। बिकमिंग तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में मोसी और तुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में मोसी और तुन्या नामक सोने के सिक्के को लॉन्च किया है। तो किसने किया है, जिम्बाब्वे ने किया है। इसका भी लोकेशन अभी आपको उसमें मैप में जाकर के पूरा नीचे दिखाते हैं। तो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ की जो मुद्रास्फीति है जिम्बाब्वे की वो 190% है, 190% है। मतलब यहाँ की इनकी जो करेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी है और यहाँ पे डॉलर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनकी जो करेंसी है वो करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है और डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है। तो अब क्या है, डॉलर की यहाँ पे क्या हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। डॉलर की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कालाबाजारी हो रही है और उसी कालाबाजारी को रोकने के लिए ये सिक्का जारी किया गया है। ये सिक्का आप देख रहे होंगे, ये सिक्का यहाँ पर जारी की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना। और ये मोसी और तुन्या का जो अर्थ है उसका अर्थ है धुआं जो गरजता है, ये इसका अर्थ है मोसी और तुन्या। इस सिक्के पर अब ये मोसी और तुन्या किनारे लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये आपको उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये मोसी और तुन्या जो है ये 22 कैरेट सोने के इन सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई, किसकी, विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है। और सिक्कों की तरल संपत्ति की स्थिति होगी ताकि उन्हें आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सके और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जा सके। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं वो हैं रॉबर्ट मुगाबे।
और ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मॉर्गन स्वानगिरई। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं बता दे रही हूँ क्योंकि इतना टफ नाम है, याद ही नहीं रहेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो जिम्बाब्वे है ये अफ्रीका महाद्वीप में, अभी मैं लोकेशन दिखा दूँगी क्योंकि नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे, तो दिक्कत हो जाएगी, बार बार आप स्क्रॉल करने पे टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अभी मैं बता दे रही हूँ, बाद में आपको दिखा दूँगी, या तो चलिए दिखाई दे रही हूँ, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिनट बस। जिम्बाब्वे, एक मिनट, ये देखिए, अब दोनों में गड़बड़ ना करिएगा। जाम्बिया ये है और ये है जिम्बाब्वे। ये जाम्बिया ऊपर है, ये जिम्बाब्वे है। तो जो जिम्बाब्वे है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप का एक है, ठीक है। तो और ये अफ्रीका जो है, पूरा अफ्रीका मैं आपको दिखाऊं, ये अफ्रीका पूरा है, ये अफ्रीका पूरा है। तो इस अफ्रीका में जो है, ये अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, जहाँ पर तीनों रेखाएं। अब कौन सी रेखाएं? जैसे कि ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है। क्लियर हो गया। और ये जो कर्क रेखा है, यहाँ से कौन सी नदी? कर्क रेखा से कांगो नदी जो है, कांगो नदी 2 बार काटती है, कांगो नदी यहाँ पर 2 बार काटती है। और ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ ये भूमध्य रेखा से कौन सी झील गुजरती है? विक्टोरिया झील। यहाँ से जो झील गुजरती है वो कौन सी है? विक्टोरिया झील होकर के गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील गुजरती है। और मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? इस नदी को लिम्पोपो नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों मैंने आपको बताया। कांगो नदी 2 बार काटती है, का से कांगो, का से कर्क रेखा, अफ्रीका को। क्लियर। और विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा को थोड़ा सा मैच कर रहा है, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। और यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ आएंगे। यहाँ पर जो आपका है, ये यहाँ पर आपका क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपका एटलस पर्वत यहाँ आपको मिलेगा। और यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ बीच में मिलेगा आपको सहारा डेजर्ट मिलेगा, सहारा रेगिस्तान मिलेगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा कालाहारी मरुस्थल, यहाँ आपको मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। क्लियर। इतना आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। और इसी कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति रहती है। ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा, बुशमैन जनजाति रहती है। क्लियर। और यहाँ पर जो है, ये दक्षिण अफ्रीका जो है, यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। और यहीं बगल में ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उसको डाउन कहा जाता है, डाउन्स। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हाँ, कल ओमान चर्चा में आया था, वो भी बता दे रहे हैं। वियतनाम भी आज चर्चा में आया था, वो भी बता दे रहे हैं। ये वियतनाम है, ये आपने देख लिया। और ओमान ये है, ये आपका सऊदी है, ये ओमान है। ओमान भारत के जस्ट बगल में है। ये देखिए, ये अपना इंडिया है, ये अरबियन सी है, और इसी के जस्ट बगल में ओमान है। ये आपको देखना है। ये आपको मैंने बता दिया, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, स्क्रॉलिंग में टाइम लग जाता है, बट कोई नहीं। चलिए, 8वें नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये तमिलनाडु पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर से किसे सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु पुलिस को सम्मानित किया गया, जिसका मैंने अब वो क्या नाम है उसको थंबनेल बना करके दिखाया है, वो आप जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस को ये प्रदान किया गया है। और ये क्यों प्रदान किया जाता है, कैसे, ये चीज़ आपको जाननी जरूरी है। तो अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को ये प्रेसिडेंट कलर, जिसको राष्ट्रपति निशान कहा जाता है, उसको वो प्रदान किया है। और क्यों दिया है? तो वहाँ के राज्य की पुलिस की जो सराहनीय सेवा है और कई उपलब्धियाँ हैं, उसको सम्मानित करने के लिए ये दिया गया है। ये क्लियर हो गया। और तमिलनाडु के जो सीएम हैं, कौन है? वो एम के स्टालिन, उन्हीं को ये पुरस्कार क्या किया गया है?
भेंट किया गया है। और ये जो राष्ट्रपति निशान होता है, प्रेसिडेंट कलर्स होता है, ये कम से कम 25 वर्षों की जो असाधारण सेवा है उसी के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिया जाने वाला ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। और यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, अखंडता, मानवता की सेवा की भावना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव बी ईराई अम्बोस हैं। गृह सचिव के फर्नींद रेड्डी हैं। तो उनके गृह सचिव, मुख्य सचिव तमिलनाडु स्टेट के लोग ही जाने, बाकी आपको सीएम जानना है। और ये सब मैंने आपको बता दिया है। अभी हाल ही में मैंने एक रिवीजन बता रही हूँ, एक रिवीजन करा रही हूँ क्वेश्चन का, कि जो क्या नाम था उनका, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसे दिया गया है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। तो भारतीय मूल की जो प्रोफेसर है कौशिक राजशेखर, छाप लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। कौशिक राजशेखर, ये वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो भारतीय मूल के हैं प्रोफेसर, उन्हें ये प्रदान किया गया है। क्यों दिया गया था ये पुरस्कार, बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए पर्यावरण, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया था। तो ये पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब मैंने यहाँ पर जब उपराष्ट्रपति का नाम आया है तो उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल 63 में कहता है, क्या कहता है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 763 में कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और इसका जो निर्वाचन होता है, इसमें संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य यहाँ पे इसके उसमें निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर राष्ट्रपति का पूछ ले तो राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है, उसमें संसद के जो दोनों सदन हैं उसके सभी सदस्य नहीं, बल्कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में प्रतिवर्ष मिंजर मेला का आयोजन किया जाता है? तो कहाँ पर ये मिंजर मेला का आयोजन किया जाता है हर्षवर्धन? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये हर साल क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है? श्रावण महीना का जो दूसरा शनिवार है वहीं से स्टार्ट होगा, सप्ताह भर तक ये चलेगा। क्लियर? और इसे क्या, ये क्यों चर्चा में आया मिंजर मेला? ये इसलिए आया क्योंकि इसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा इसको दे दिया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। ये मिंजर का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे जो मिंजर है इसका अर्थ होता है मक्के की बालियाँ इसका अर्थ होता है। तो इसमें भगवान रघुनाथ ने भगवान लक्ष्मी नारायण को गिफ्ट किया था, इसलिए ये मनाया जाता है। और अगर चंबा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिल गया है। और कहाँ का? हिमाचल प्रदेश के चंबा में ये आयोजित किया जाता है। और चंबा और चर्चा में था, जब चंबा मैंने नाम लिया तो ये और चर्चा में था। क्या था कि 100वां हर घर वाला जिला चंबा था। लेकिन अगर पूछ ले कि हर घर जल वाला प्रमाणित जिला कौन सा है, तो वो मैंने बताया था बुरहानपुर मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। इंग्लैंड में जो फाइनल मैच वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ है। इसमें जीता कौन है? इंग्लैंड ही जीता है। क्लियर? विजेता कौन है? इंग्लैंड जीता है। और जब जर्मनी की बात है, जर्मनी से आपके अंदर एक क्वेश्चन और आ रहा होगा माइंड में कि जर्मनी को और भी किसी ने हराया था। कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हराया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को हराया था। और भारत ने उस टाइम कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल ही में शुरू की गई रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। किस राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की गई हैं? कहाँ पर? केरला में। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रतिभा रे को, डॉक्टर प्रतिभा रे। और भारत और किस देश के बीच अलनजा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने, बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? झारखंड। भारतीय नौसेना ने किस देश से 2
MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर प्राप्त किए अमेरिका। दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया? संजय अरोड़ा। राकेश अस्थाना के स्थान पर। बाद में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? सिंगापुर में। सेकेंड पे अमेरिका है, थर्ड पे मॉरिशस था। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भारत किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय को मंजूरी दी? BSNL के साथ दी है। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया ही था, इसको आंसर ज़रूर देने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ करी, ये विनवैक का मैंने दे दिया है, मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तमिलनाडु लोकेशन में तमिलनाडु आया था चर्चा में, वो मैं दिखा दूँ, ये तमिलनाडु है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और नए व्यूवर्स जो है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, तो प्लीज़ कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखने, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।